आम्रपाली दुबे कालजयी बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई। ड्रीम गर्ल। 50 दिन 400 देखा है वो। हाँ। पूछा क्या देखता है रे? हाँ। बोला इनको देखते हैं, आम्रपाली दुबे को। यानी खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हैं, अभी भी आप कायम हैं। वो 100% यदमुल्ला है। मैं जो कह रहा हूं आज पूछेंगे वही कहूंगा, 100 साल बाद भी वही कहूंगा। नहीं बे, तुम यदमुल्ला हो। आप देखिएगा ये चुनाव खत्म होते ही हाँ। तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू मत बोल। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, ए राजा हमके बनारस घुमाएदा। तो ए राजा जो बिहार घुमाईदा, तो जो बिहार में घूम रहे हैं आप, क्या पा रहे हैं जमीन पर? अरे बहुत कुछ मिल रहा है भैया। और देखिए बिहार ही हमारी मेन टेरिटरी है। हम लोग भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, भोजपुरी गायक हैं, और पूर्वांचल तो है ही यूपी में, पर हम लोगों को जो हीरो बनाया वो तो बिहार ने ही बनाया है। और बिहार के सिनेमा घरों में जिस तरह से लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, उसी का नतीजा है कि निरहुआ जो है वो निरहुआ रिक्शा वाला बन गया। जी। और यही है कि पवन सिंह पावर स्टार बन गए, खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार बन गए, बिल्कुल। आम्रपाली दुबे कालजयी बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई। ड्रीम गर्ल। अच्छा, बिल्कुल। अरे वो उनको तो ड्रीम गर्ल कहा जाता है। हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। हाँ, अक्षरा का जलवा ही देखिए, जलवा देखिए। तो ये जो जलवा आप देख रहे हैं, तो इस जो सितारे हैं जी, वो फिर बिहार चुनाव में भी उतर गए हैं। हाँ। कोई प्रचार के रूप में, कोई प्रत्याशी के रूप में। रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, तो ये जो स्टार उतरे हैं आपके भाई, उनका क्या भविष्य है? बहुत अच्छा है। और मैं ये मानता हूं कि हर कलाकार को आना चाहिए अगर मौका मिले तो राजनीति में। हाँ, उसका कारण एक है कि जब हम फिल्मों में काम करते हैं, हम एल्बम गाते हैं, तो हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को। लेकिन जब हम राजनीति में आते हैं तो हम उनके लिए काम कर पाते हैं। उनकी जो उम्मीदें हैं, जो जरूरतें हैं, उस पे हम खरा उतर पाते हैं। तो अगर कलाकार आए हैं राजनीति में, उनको अवसर मिला है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात। तो खेसारी लाल यादव को नचनिया कहना, आप सहमत हैं क्या? अब मुझे लगता है कि जब भी कोई कलाकार आता है तो उसको इस तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। मुझे भी कहा गया, जब मैं आया तो मुझे भी कहा गया, और मैंने कहा आई एम प्राउड टू बी ए नचनिया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं नचनिया हूं, और मैं नाच करके और इस भारत सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स भरता हूं। वाह, क्या बात। तो मुझे अपने नाचने पे गर्व है। और मेरे नाचने के वजह से ही जब मेरी जो जनता है, जो मेरे दर्शक हैं, वो मुझे देखते हैं तो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, और वही मेरी कमाई है। और उस पे मुझे कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है कि मुझे ऐसा कोई बोलता है तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि तुम मुझे अपने हिसाब से कुछ नीचा दिखाना चाहते हो। बट आई एम प्राउड टू बी ए नचनिया। मुझे नचनिया होने पे गर्व है। खेसारी को जब नचनिया कहा गया तो एक कलाकार के तौर पर निरहुआ को बुरा लगा? बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी कलाकार राजनीति में आता है, तो अब ये सच बताता हूं, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, सभी नेता नहीं, अगर सभी होते तो हमको लाते ही नहीं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इनकी पॉपुलैरिटी से उनको बड़ी दिक्कत होती है, चिढ़ होती है कि वो बहुत बड़े पद पे होते हैं, बहुत बड़े नेता होते हैं, पर उनको वो स्टारडम नहीं मिलता है जो एक कलाकार को मिलता है। कलाकार को देखने के लिए भीड़ लग जाती है, कलाकार को देख के लोग पूरा सेल्फी लेने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो कुछ नेताओं को, मैं सबको नहीं कहता हूं क्योंकि सब ऐसे होते तो हमको लाते नहीं। ठीक बात। कुछ नेताओं को इस बात से दिक्कत होती है और वो हमको ट्रोल करना चाहते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम होंगे कि नहीं होंगे। आपके ट्रोल करने से हम होंगे नहीं, तो आप कर लो जितना आपको करना है, दम लगा लो। आपने ये जो कहा ना कि आपको मैं देख रहा हूं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जाते हैं, पवन सिंह जाते हैं, तो उनके साथ एक नेता चिपक जाता है कि वो भी चले। दिनेश लाल यादव के नाम पर उनको भी कोई सुन ले,
दिनेश लाल यादव जाएंगे तो भीड़ आएगी, निरहुआ आ रहे हैं, निरहुआ आ रहे हैं, तो नेताजी भी पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो नेताजी रहते ही होंगे। कुछ होते हैं, सब नेता नहीं। नहीं होते, सब नेता ऐसा नहीं है। और मैं देखिए यही बात कहता हूं कि जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो गंभीर नेता हैं, वो समझते हैं। मैं समझ गया आपकी बात की। और वो लोग नहीं समझते हाँ, तो निश्चित रूप से हमको नहीं लाते। तो जो खेसारी का चुनाव है, हाँ, वो कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे से लड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जनता से अपील करना चाहिए कि आप मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। वो सिर्फ जो एक काम कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे गलत लगता है कि वो अचानक ज्ञान देने लगते हैं। जैसे मैं भी मंच पे जाता हूं, लेकिन मंच पे मैं अपील करता हूं कि मैं इस प्रत्याशी के लिए आया हूं और मैं इस पार्टी से हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। ठीक। ये खड़े होते ही ज्ञान देने लगते हैं, और उस विषय पे जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अच्छा, वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको वो सब नहीं करना चाहिए। जनता के बीच में जाइए, अपने लिए अपना समर्थन मांगिए, और जब लोग आपको समर्थन दे तो उनकी सेवा करिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कौन सा ज्ञान? जैसे वो अगर उनसे आप देखा होगा, हम लोगों ने सबने देखा, आपने भी देखा होगा कि किसी ने उनसे वक्फ बिल पे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, कुछ नहीं बोला। जैसे ही राम मंदिर की बात आई तो बहुत सारा ज्ञान देने लगे। उस पे भी बोलना चाहिए था कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, तब वो ऐसी बात बोल रहे हैं। अगर जानकारी होती तो नहीं बोलते। तो आप जब हिंदू धर्म की बात आती है, जब राम मंदिर की बात आती है, तो आपके पास मुंह खोलने के लिए हो जाता है, कुछ भी बकवास करने लगते हैं, और आपकी हिम्मत नहीं होती जब वक्फ बिल पे बोलना होता है, जब मस्जिद पे बोलना होता है। जब बाकी धर्मों की बात आती है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, तब आप बोलते हैं नहीं हमको जानकारी नहीं है। और जैसे हिंदू की बात आएगी तो फिर आप बड़बड़ाना चालू कर देंगे कि सनातन हमारा घर नहीं चलाता है, तो सनातन से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये जो बकवास करते हैं वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसीलिए आपने यदुमुल्ला कहा। हाँ, क्योंकि देखिए मैं यादव हूँ और मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं जैसे हर हिंदू करता है। हिंदू होता ही वो है जो सबका आदर करे, सभी धर्मों का आदर करे। लेकिन मैं अपने धर्म का अनादर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके धर्म का आदर करूंगा, मैं आपके पूजा पद्धति का आदर करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे धर्म का अनादर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई ये कहेगा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो अगर वो यादव अपने को समझता है तो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला ही है। इस बात को मैं कह रहा हूं, और मैं रोज अपना बयान नहीं पलटता हूं। जैसा वो दिन में 4 बार बयान पलटते हैं ना, मैं नहीं पलटता। मैं जो कह रहा हूं आज पूछेंगे वही कहूंगा, 100 साल बाद भी वही कहूंगा। यानी खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हैं, अभी भी आप कायम हैं। वो 100% यदमुल्ला है। और इन चंद यदमुल्लों की वजह से हम यादवों पे सवाल उठाया जाता है, जो सनातनी हिंदू हैं, जो अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, जो अपने धर्म के लिए खड़े हैं, जो अपने धर्म में आस्था रखते हैं, जो अपने मंदिर में आस्था रखते हैं, अपनी पूजा पद्धति में आस्था रखते हैं। तो वो जो करोड़ों यादव हैं जो राम मंदिर में भरोसा रखते हैं, वो इन चंद यदमुल्लों की वजह से ट्रोल किए जाते हैं। तो इनको तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई तू यदमुल्ला है, नहीं तो तेरी हिम्मत थी तो तू बोला क्यों नहीं? वह बिल पे भी तो पूछा गया तेरे, तो क्यों नहीं बोला तू? अगर तू हिंदू होकर राम मंदिर को बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो तू यदमुल्ला ही है। इससे मैं जब आप यदमुल्ला कहते हैं, हाँ, तो यदमुल्ला ये क्या है? ये देखिए आपने सही सवाल किया। हाँ, ये कोई पूछा ही नहीं, आपने पूछ दिया। हाँ, देखिए मैंने कहा कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस्लाम को तो मानते नहीं, मुसलमान तो है नहीं, तो इनको पूर्ण रूप से मुसलमान भी नहीं कह सकते। ठीक। दूसरा, कैसा है वो हिंदू जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं।
तो जब तू हिंदू होके अयोध्या धाम का नहीं तो तू हिंदू भी नहीं है। तो ना तू इधर का है और ना तू उधर का है, तू बीच का है। तो इसलिए ना तू यादव है ना तू मुल्ला है, तू यदु मुल्ला है। इसलिए मैंने कहा, इस पे यही गाना आपने लगा दिया, इसीलिए मैंने लगा दिया। तो ये बीच वाला तो बड़ा गड़बड़ होता है। हाँ, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि आप इस्लाम तो कबूल किए नहीं हो कि आप मुसलमान हो, उधर के हो नहीं। और यादव हो करके राम मंदिर का विरोध कर रहे हो तो तुम हिंदू भी नहीं हो, ना इधर ना उधर। तो ये बीच वाले हैं यदु मुल्ला। ऐसा क्यों किया खेसारी को? तो आप बहुत समय से जानते हैं, इंडस्ट्री में है आप। क्योंकि वो यही करते हैं, उनको जिस बात पे नॉलेज नहीं है उस पे बकर बकर करना, मुंह खोलेंगे ज्ञान देने लगेंगे शुरू से। तो इंडस्ट्री किसी ने कहा कि उनको हमने फोन किया कि चुनाव लड़ना है, बोले हम चुनाव ना लड़ब, सीधे मुख्यमंत्री बनब। तो वो सब बकवास हम लोग बर्दाश्त करते रहे। ऐसा है ना, इंडस्ट्री में हम लोग उनकी सारी बकवास बर्दाश्त करते रहे। पर जब राम मंदिर के बारे में बकवास करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आप फिल्मों के बारे में बकवास कर लो, एल्बम के बारे में बकवास कर लो, इंडस्ट्री के बारे में बकवास कर लो, आप पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बकवास कर लो, आप निरहुआ के बारे में बकवास कर लो, आप रवि किशन के बारे में बकवास कर लो, मनोज तिवारी के बारे में बकवास कर लो, ये सारा आपका बकवास हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन राम मंदिर के बारे में बकवास करोगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस सिंपल सी। अच्छा, इंडस्ट्री में भी खेसारी का यही कैरेक्टर रहा? आप पूरे इंडस्ट्री से पूछिएगा, सबको पता है। ये आदमी को जो बात पता नहीं होती है उस पर ही ज्ञान देता है। इतना बकबकाएगा कि मैं आपको एक बात और कह रहा हूं। आप देखिएगा, ये चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू मत बोल। अच्छा, तेरा चुनाव हो गया ना, अब तू चुप रहने तो तू हमको भी ले डूबेगा। अच्छा, क्योंकि ये जितना बोलता है आदमी, वो तेजस्वी यादव को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा कि बस कर भाई, राय दे। हाँ, बहुत हो गए, तो चुनाव हो गए, अब तू राय दे। ते बम्बई जो। हाँ, बस कर। काहे कि अब बोलिए, कोई बोला कि भाई ये जो अपराध हुआ है, किसी की गोली मार के हत्या कर दी गई, तो हत्यारे जो हैं या जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनको जेल में डाला गया। तो ये बोलता है बताइए, जेल में डाल दिया, उसका परिवार नहीं है? इसके हिसाब से कोई अपराध करे तो उसको जेल में मत डालो। भाई परिवार से वंचित हो जाएगा वो, परिवार उसका दूर हो जाएगा। हाँ। तो ये आदमी जो बोलता है उसका मीनिंग क्या है वो भी इसको पता नहीं है। तो हम कहते हैं कि उसमें भी बुराई नहीं, पर चुप तो रह ले। अगर चुनाव लड़ने आए हो, मैं कहता हूं तुम भाजपा का विरोध करो, निरहुआ का विरोध करो, रवि किशन का विरोध करो, पवन सिंह का विरोध करो, मनोज तिवारी का विरोध करो, जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हो उसका विरोध करो। तुम राम मंदिर का विरोध करने उतर गए। अच्छा, खेसारी भोजपुरी स्टार कैसे बन? खेसारी का जो वो ठुमका, वो स्टाइल, कोई तो क्वालिटी होगी जो इतना बड़ा स्टार बन गया खेसारी लाल यादव। बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं, और उसकी हम इज्जत करते हैं और हम कदर करते हैं, और हम बहुत उनकी फिल्में भी देखते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन कलाकार हैं। पर भाई हम कह रहे हैं कि आप कलाकार अच्छे हो और राजनीति में आए हो, आपका स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि आप राजनीति में अच्छा करो, लोगों की सेवा करो। पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं भी यादव हूं, और तुम्हारे बकवास करने की वजह से हर यादव के ऊपर सवाल उठता है कि यादव लोग राम। तो आप ये मानते हैं कि अच्छा इंटरटेनर, अच्छा डांसर, खेसारी लाल जैसा डांसर होना फिल्म इंडस्ट्री में कम है? वो अच्छे डांसर हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे इंटरटेनर हैं, और बहुत मेहनती हैं। वो जहां पहुंचे अपने मेहनत के दम पे पहुंचे हैं। मैं उसमें तो आपको उंगली नहीं उठा सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि आप अच्छे कलाकार नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं खुद को कि कृष्ण के वंशज हैं, तो इस वंश में पैदा और भी लोग हुए हैं ना, और भी यादव हैं जिनको आपके वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। माने बकाइटिस कम का। हाँ, ये उनका एक है थेथरोलॉजी। वो थेथरोलॉजी खाली मत करे, बाकी तो कलाकार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन में जो घुसे? नहीं घुसना चाहिए भाई। आपको किसी के पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है, और उसके पर्सनल जीवन में क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो समझेगा, उसको वो सॉल्व करेगा। आप कौन होते हैं किसी के भी पर्सनल लाइफ पे उंगली उठाने वाले? वो भी ठीक नहीं है। आप
वही कह रहा हूं कि आपका एक दायरा तो समझो कि आपका दायरा क्या है, उसके बाहर मत जाओ। महिला का साथ दिया उन्होंने, कहा कि मैं महिला के साथ हूं, ज्योति भाभी को मैं जानता हूं, उनके साथ हूं, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह के बयान से पर्सनल लाइफ तो सबकी कुछ ना कुछ होती ही है। मैं वही कह रहा हूं कि आपको जब जानकारी नहीं है कि उनके बीच क्या है क्या नहीं है, मैं कोई टिप्पणी ना ज्योति जी पे करना चाहता हूं ना पवन जी पे करना चाहता हूं। वो उनका आपसी मामला है, वो समझ लेंगे। आप उस बीच में मत पड़िए, मैं भी नहीं पढ़ता हूं, उसमें पढ़ना भी नहीं। पावर स्टार पवन सिंह को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं जब वो भाजपा ज्वाइन किए हैं? तो पहले तो ये भी मैं भ्रम सबका दूर करना चाहता हूं। मैं किसी को इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूं कि वो भाजपा में नहीं है, और मैं किसी की इसलिए तारीफ नहीं करता हूं कि वो भाजपा में है, ऐसा नहीं है। ठीक, वो अलग विषय है कि कौन किस पार्टी में जाना चाहता है। वो किसी भी पार्टी में हो, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। और कभी जब मैं भाजपा में नहीं था तो मेरे जो भी मित्र जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, मैं सबका प्रचार करने जाता था, मैं उनके साथ में जाता था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, पर मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है कि आप किसी और पार्टी में हो। आपकी विचारधारा, आप रहो कहीं भी रहो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब ऐसी बात करोगे जो बात एक हिंदू होने के नाते मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर आप भाजपा में होके भी ये बात करते तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं ये कैमरे पे कह रहा हूं। समझ गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपके बारे में कि आप कट्टर सनातनी हैं। आप कट्टर सनातनी होता ही वो है जो सबका आदर करे पर अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त ना करे। तो मैं मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं राम मंदिर पे, ये भाजपा में भी होते तो मैं इनका इतना ही विरोध करता जितना आज कर रहा हूं। तब भी मैं इनको यदुमुल्ला ही बोलता, भले वो भाजपा में होते। ऐसा थोड़े है इनको लग रहा है कि हम जो बकवास कर रहे हैं कि मैं भाजपा में रहता तो सनातनी रहता, मैं भाजपा में नहीं हूं तो मैं यदुमुल्ला हूं। नहीं बे, तुम राम मंदिर पे जो बकवास कर रहे हो इसलिए तुम यदुमुल्ला हो, और अगर तुम भाजपा में भी होते तो भी मैं तुमको यही शब्द बोलता जो आज बोल रहा हूं। तब भी मैं विरोध करता। आप एक बात बताइए, भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया अयोध्या में। एक समय ऐसा आया जब मुगल आए भारत में, बाबर ने उस राम मंदिर को तोड़ करके और बाबरी मस्जिद बना दिया। उसके बाद लाखों लोग अपने मंदिर को वापस पाने के लिए लड़े, मरे। यहां तक कि एक महिला रानी थी, वो महिलाओं की सेना लेके पूरी लड़ गई और सबकी सब मर गई, शहादत हुई। मतलब 500 साल तक हम अपने उस मंदिर को वापस पाने के लिए लड़ते रहे, और जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई वहां राम मंदिर ही था, तो हम वहां राम मंदिर जब बनाए तो तुम बोल रहा है कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए और जगह नहीं है, हम और हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। हर जिले में हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम कहां विद्यालय नहीं बना रहे हैं। आप आइए हमारे आजमगढ़ आइए, यूनिवर्सिटी बनवा दिए हम लोग, विश्वविद्यालय बनवा दिए। यहां तक कि हम कलाकार हैं, महाराजा सुहेल देव। हाँ, हम कलाकार हैं तो हमने आजमगढ़ में ही संगीत महाविद्यालय बनवा दिया, बनवाया, देखा। कृषि महाविद्यालय बन गया, अटल आवासीय विद्यालय बन गया। आजमगढ़ में आज मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन वहां रिंग रोड बन रहा है, मैंने पास कराया है, आज बन रहा है। मैं नहीं हूं फिर भी बन रहा है। बहुत से ऐसे काम जो मैंने पास कराए हैं वो अगले 5 साल तक वहां होता रहेगा। वहां इतने सारे सड़कें जो 40 साल से नहीं बन पा रही थी वो हम लोगों ने बनवा दिया। ये बोलता है ये लोग किए क्या है? भाई तू देखेगा तब तो तेरे को पता चलेगा कि हम लोग किए क्या है। तो वो विरोध कर लो, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बोलोगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये ज्ञान हमको नहीं चाहिए। हम मंदिर भी बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, हम कॉलेज भी बना रहे हैं,
हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन भी बना रहे हैं, हम नई ट्रेनें भी चला रहे हैं, हम हाईवेज भी बना रहे हैं, और राम मंदिर तो बनाया है। अब हम यहाँ पे बिहार में माँ जानकी का भी मंदिर भव्य बनाने जा रहे हैं। और तुम लोग को जितना चिल्लाना है चिल्ला लो कि इससे रोजगार नहीं मिलेगा। बेवकूफ, तुमको पता ही नहीं है कि उससे कितना रोजगार मिलेगा। देखना है तो आके देखो। ये बकवास करता है ना कि राम मंदिर से कितना रोजगार मिल रहा है और काशी विश्वनाथ से कितना। आओ तुमको दिखाते हैं वहां कितना रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोग वहां आ रहे हैं। करोड़ों रुपए टैक्स जो है सरकार को जा रहा है। तो नहीं ज्ञान है तो मत बकबकाओ ना। मैं तो यही सीधे मुख्यमंत्री बनो। हाँ, सीधे मुख्यमंत्री बनो, तुम्हारा स्वागत है। तुम बनो, प्रधानमंत्री बनो तुम, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब ये कैसे सीधे मुख्यमंत्री बन जाए? वो बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। उसको मुंह से ही बनना है सब। उसको मुंह से ही बनना है, कुछ भी बन जाए। विधायक बन पाए कि नहीं? बने। हाँ। हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि ना बने। हाँ। क्योंकि देखिए, हम जब कलाकार से एक राजनीति में आए हैं तो हम कितने लोगों की सेवा कर पाते हैं हम जानते हैं। हाँ। तो हम चाहते हैं कि तुम भी करो। हाँ। तुम भी बनो, तुम भी बनो, तुम भी करो, जीतो। शुभकामना है। देखिए, वो जनता के ऊपर। आप बड़े हैं तो आशीर्वाद है ना। मेरा आशीर्वाद सिर्फ ये होगा कि तुम लड़ो। मैं तो चाहूंगा कि एनडीए जीते। हाँ। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि बिहार को एनडीए ने जिस तरह से चमकाया है तो एनडीए को कोई हरा पाए, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। हाँ। भाई है ना आपका वो। आप भाई हैं, पर बिरादर वाला भाई है, बिरादरी भी है और फिल्म इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी भी है, बंधुत्व भी है। तो आप मेहनत करिए और जनता अगर आपको जिताए। देखिए, जनता के हाथ में, ना मेरे कहने से वो हारेंगे ना मेरे कहने से वो जीतेंगे। अरे आप स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल नहीं। आप उनके इलाके में गए थे प्रचार करने? मुझे पार्टी ने वहां नहीं भेजा, पर अगर भेजते तो मैं जरूर जाते 100% जाता। खेसारी के विरोध में प्रचार करते? अरे भाई, अगर मेरे पिताजी वहां खड़ा होते तो भी मैं जाता। अरे कमाल है। क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ हाँ। और जिस पार्टी का मैं प्रचारक हूँ, स्टार प्रचारक हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मेरा जो भी कैंडिडेट वहां लड़ रहा है मैं उसका प्रचार। ऐसा तो नहीं कि आपने पार्टी से कहा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री का लड़का लड़ रहा है, वहां ना लगाना ड्यूटी मेरी? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा। और मेरा लगता तो मैं जरूर जाता। जाते? 100% जाता। और जाते तो क्या बोलते वहां पे? मैं यही बोलता कि भाई, कलाकार तो अच्छे हैं, पर ये यादव नहीं है, यदुमुल्ला है। और सभी यादवों को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनको वोट मत देना, मैं यही कहता। इस आदमी को वोट मत देना। जो भी यादव होगा इनको वोट मत देना। यदुमुल्ला लोग दे दे चलेगा, यादव मत देना। अच्छा, पवन सिंह के आने से बीजेपी कितना मजबूत हुई? पवन सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है। और बहुत, हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि वो बीजेपी में ही रहें। और उनका भी प्रेम है बीजेपी से और वो बीजेपी में है। बहुत, हम लोगों को बहुत लाभ है उसका। पावर स्टार कहा जाता है, तो पावर स्टार क्या है, थोड़ा समझ। पावर स्टार ये कि बहुत लोग उनको प्यार करते हैं। और आप भोजपुरी छोड़िए, अगर हिंदी इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे तो इतना बेहतरीन गायक बहुत कम मिलेंगे। अच्छा। माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर। और जब वो गाते हैं तो कोई उनका दुश्मन भी होगा ना तो वो भी बोलेगा, वाह क्या गाए रे भाई जी, इतना बढ़िया गाते हो। तो आप उनका जलवा देखिए ना। आप भोजपुरी छोड़िए, अभी हिंदी फिल्मों में गा रहे हैं तो उनके एक गाने पे पूरी फिल्म जो है तहलका मचा दे रही है। मैं तो आई नहीं, तू तो आई नहीं। हाँ, स्त्री 2 में क्या मजेदार। कौन सा गाना था वो? गाड़ी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और वो इतना, मतलब हम लोग देखे कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में वो गाना बज रहा है। अच्छे अच्छे जगहों पे बज रहा है। तो हमें प्राउड है इस बात का। और सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, इनका भी कुछ ट्रेंडिंग होता है तो उस पे भी हमको प्राउड होता है। खेसारी? हाँ, कि भाई मेरे भोजपुरी का एक कलाकार है, उसके गाना ट्रेंड कर रहा है, मुझे प्राउड होता है। उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा? बहुत सारा, वो एक से एक गाना गाते हैं। उनके गायकी में और उनके लौंडा नाच पे भी बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। वो तो एक विधा है और उसके ऊपर तो मैंने पूरी फिल्म बना दिया है, नाच बैजू नाच। अच्छा, लौंडा नाच पे? हाँ, जब मुझे भी लोग बोलते थे ना नचनिया है, तो मैं बोला हूँ और ये ले देख मैं क्या करके दिखाता हूँ।
और मैंने ऐसे नाच भाई जो नाच पूरी फिल्म किया। आपको समय मिलेगा तो देखिए। खेसारी का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? बहुत सारा गाना है, अब एक गाना थोड़े है। अभी उन्होंने मेरे ही फिल्म में मेरे लिए गाना गाया था। हाँ। ओ दीवानी भैली नगमानी रहुआ के प्यार में, बहुत अच्छा गाए थे। बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उनकी इसलिए नहीं, और मेरी कोई दुश्मनी नहीं। पवन सिंह का कौन सा गाना? पवन सिंह का तो सब गाना एक से एक है भैया। उनका तो कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ट्रेंड। कोई ऐसा फंक्शन ना हो जो बिना उस गाने के पूरा हो रहा हो। सही बात। पंजाब में, केरला में, कहीं भी, अरे लंदन में हम लोग तो शूट करने जाते हैं ना लंदन में, वहां के भी डिस्को में बजता है। अच्छा, लंदन के डिस्को में पवन सिंह का? अरे वो पवन सिंह का गाना ऐसा कहीं भी बजता है। तो इसलिए वो पावर स्टार कहा जाता है। पावर स्टार है, एक भौकाल, एक रुतबा, लोगों का प्यार है उनके साथ। हाँ, जलवा है उनका। वाकई गाने में उनका कोई मुकाबला, कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, कोई जोड़ नहीं है। हम लोग तो बचपन से उनके फैन हैं। अच्छा, मतलब हम लोग गायकी करते भी नहीं थे तब वो गाते थे। जब आप लोग गायकी नहीं करते थे तब पवन सिंह गाते थे। हाँ। मेरे विजय भैया जो मेरे गुरु हैं, उनकी रिकॉर्डिंग टी सीरीज में होती थी, और मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग देखने जाता था तो उस समय भी पवन सिंह रिकॉर्डिंग करते थे वहाँ। उनको हम लोग देखते थे और उनसे मिल के, और अच्छा लगता था कि अरे यार पवन जी को देख रहे हैं, और वो उनका गाना सुन के हमको मजा आता था। हम बहुत सुनते थे उनको, और आज भी सुनते हैं उनको बहुत। पवन सिंह आपका बड़ा सम्मान करते हैं। वो दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो कुछ भी बनावटी आदमी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप जो हैं वो बोल देंगे। हाँ, उनको फर्क नहीं पसंद आया तो आया, नहीं नहीं आया तो नहीं आया, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। मुंहफट आदमी। उनका गाना भी है कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। बोलो तुमको जो बोलना है। हाँ, अच्छा है, वैसे ही है उसी स्टाइल में वही, इसीलिए वो ज्यादा विवादों में रहे। हाँ, मतलब अपनी स्टाइल से कि हाँ ठीक है यार, लापरवाह बेपरवाह तरीके से। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि पता नहीं इस पे क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं, जाओ जी। रवि किशन जी को किस रूप में आप ग्रेड करते हैं? वो तो सांसद भी हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, आप लोगों के बड़े भाई भी हैं। वो भाई भी हैं, हम लोग के आदर्श भी हैं। और आप देखिए कि जब भोजपुरी सिनेमा का पहला दौर जब बंद हो रहा था जी, तो रवि किशन जी ही हैं जिन्होंने दूसरा दौर शुरू किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक नया जीवन दिया भोजपुरी सिनेमा को। उनकी देन है ये जितने लोग आज हीरो बने हैं ना, उन्हीं की देन है। अच्छा। हाँ, नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। उन्होंने शुरुआत किया सैया हमार से। उसके बाद मनोज भैया है, और मनोज भैया का ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, देहाती बाबू, बंधन टूटे ना, ये सारी फिल्मों ने ऐसा ब्लॉकबस्टर हुई और इतना धमाल मचाया कि फिर गायक लोगों को हीरो बनने का मौका मिला। मुझे भी मिल गया, पवन जी को मिल गया, खेसारी जी को मिल गया, कल्लू भी बन गए, रितेश भी बन गए, तो प्रवेश भी बन गए, चिंटू भी बन गए। तो ये लोग तो चाहे। रवि किशन जी की क्या खासियत है, इंडस्ट्री को क्या देन है सच माना जाए तो? मतलब आप क्या इंस्पायर्ड होते हैं रवि किशन को लेके? अपने भाषा के प्रति बहुत प्रेम है उनको। जैसे जब वो फिल्म कर रहे थे बंगाली, तो उन्होंने निर्माता को कहा कि भैया हमको पैसे मत देना, लेकिन ये फिल्म भोजपुरी में भी बना दो, ताकि मेरी इंडस्ट्री भी थोड़ी शुरू हो जाए, आगे बढ़ जाए और लोगों को काम मिले। और इंडस्ट्री शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने पैसे नहीं देखे। सबसे बेस्ट बात रवि किशन जी की। अच्छा। हिंदी फिल्मों में बड़ा बड़ा काम करते हैं, आईफा जीतते हैं, वो ऑस्कर तक नॉमिनेट होते हैं। इतने बड़े कलाकार जो भारत की हर भाषा में काम करने का गौरव प्राप्त है उनको, पर भोजपुरी में ऐसा कभी नहीं किया कि पैसे के लिए काम किया। पैसा थोड़ा भी मिला, पर भोजपुरी के प्रति उनका जो प्रेम है वो कमाल का है। बाकी लोग तो बस पैसा देखते हैं। पैसा, वो तो ये लोग तो ऐसा बोलते हैं कि 30 दिन में एक फिल्म बनेगी तो तुम इतना पैसा दोगे, तो हम 2 एल्बम गाएंगे उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो ये पैसा देखते हैं, रवि किशन पैसा नहीं देखते हैं।
इस बात के लिए सलूट है उनको। अच्छा, यस, ये है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान रवि किशन का। यस, अच्छा, ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई जानता नहीं था जो आपने बताया। और इस बात के लिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और सब लोग इस बात के लिए उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, 100%। भाई फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तेलुगु में, तमिल में सब करते हैं, पैसा उनका रेट ज्यादा होगा, भोजपुरी लोग नहीं दे पाते होंगे प्रोड्यूसर्स, पर उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो कम पैसा लेकर भी भोजपुरी के लिए काम करते हैं, भोजपुरी को जिंदा रखने के लिए उसको, क्योंकि उनका एक प्रेम है। उन्होंने एक सवाल पे जवाब दिया था और सुन के पूरा दिल भर गया था कि उनकी माता जी ने उनको कहा कि बेटा भोजपुरी में फिल्म ना कर बे, तो बोले माई देखी के, तो उनकी माई ने कहा कि गांव जवार के लोग देख ली बेटा कर, जब वो हिंदी फिल्म कर रहे थे, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्म, तो अपनी माँ की भाषा भोजपुरी भाषा, उसके लिए सोचना, काम करना, जब आप बाकी भाषाओं में इतने व्यस्त हैं, इतना बड़ा नाम है, तो इस बात के लिए तो उनका भाई सम्मान होना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी जी आए, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रहे, इतने दिन से सांसद हैं। मनोज तिवारी ने, आपने कहा ना ससुरा बड़ा पैसा वाला करके इंडस्ट्री को जिंदा कर दिया, मतलब एक बूम आ गया। ओके, रवि भैया ने तो शुरुआत किया, हाँ, लेकिन जब इनकी फिल्म आई तो जहां भोजपुरी फिल्म लगाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था, अब वो लोग आने लगे कि भैया हमारे यहाँ लगा दो। तो ये दौर आ गया भोजपुरी सिनेमा का, मतलब जहां लगे वहां गोल्डन जुबली, और ऐसी धूम मची कि तेलुगु से, तमिल से, बंगाली से, बॉलीवुड से लोग आके भोजपुरी बनाने लगे। ये मनोज तिवारी जी की देन है। अच्छा, यस, मनोज तिवारी का भी इस तरह का बहुत बड़ा योगदान है। रवि भैया का जितना योगदान है वैसे ही मनोज भैया का भी योगदान है। हाँ, दोनों लोगों का योगदान भोजपुरी सिनेमा में, आप उनके बिना मतलब कल्पना नहीं कर सकते भोजपुरी सिनेमा की। आप लोगों से पहले वो सांसद भी हो गए, बीजेपी के तौर में, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने, और बहुत अच्छा काम किए वो। तब तो आज लगातार तीसरी बार जीते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा वो फिर आज भी अगर कुछ गा देते हैं तो वो हिट हो जाता है। अभी उन्होंने गाया राजा जी ये करे तरहल जरूरत महूरत खूबसूरत, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, वो जो गाते हैं वही हिट हो जाता है। तो राजनीति में रहते हुए भी वो अच्छे गाने भी करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कुछ भी, अगर पहले भोजपुरी सिनेमा में या भोजपुरी एल्बम में, चाहे उन्होंने कुछ गाया हो या मैंने गाया हो, किसी ने भी गाया हो, अगर कुछ दुअर्थी रहा हो तो उसको ठीक किया जाए और अब अच्छा हो, उस गलती को फिर ना दोहराएं, अच्छा करें, बेहतर करें। और जैसे सब लोग बदले वैसे हम भी बदलें, उसमें वो बहुत प्रयास करते हैं। हाँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है और अपनी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? मुझे मेरी सबसे अच्छी फिल्म लगती है, बहुत सारी है, पर आप एक बोलेंगे तो निरहुआ रिक्शा वाला, दो बोलेंगे तो निरहुआ रिक्शा वाला के साथ में निरहुआ हिंदुस्तानी, तीन बोलेंगे तो निरहुआ हिंदुस्तानी के साथ माई, चार बोलेंगे तो परिवार भी आ जाएगी, विदेशिया भी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो लोग देखते हैं। और अभी मैं प्रचार में भी जाता हूँ और माताएं बहनें मिलती हैं और जब वो कहती हैं कि बेटा तुहरे फिल्म देखल जाला, बड़ी मजा आवेला, बहुत बढ़िया फिल्म बनावेला, तो वो सुन के लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमारी माता बहन अगर हमारे फिल्म की तारीफ कर रही हैं तो हम सब। पवन सिंह ने कहा कि निरहुआ दिनेश लाल भैया को देख के लोग कहते थे एक्टर ना बन पाई हैं, ये हीरो कहाँ बन पाई हैं। ये भी दौर झेलना पड़ा था आपको? वो सबको झेलना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, साधारण परिवार में हम पैदा हुए और साधारण परिवार से पैदा होके स्ट्रगल करते हुए, गायकी करते हुए, दुबले पतले, और किसी एंगल से हीरो दिखते ही नहीं थे। जो बोल रहे हो गलत थोड़े हो, तो सही बोल रहे थे। कोई देखेगा, हमारे घर वाले नहीं बोलेंगे कि ये हीरो बन पाएगा, तो दूसरे लोग बोले तो क्या गलत बोले। पर ये जनता का प्यार और ईश्वर की कृपा, उनकी मर्जी, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है,
जो प्रारब्ध है वो तो बदलेगा नहीं। कौन सा गाना आपको पसंद है अपना गाना? बहुत सारा एक गाना बढ़िया गाना दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। एक गाना जो मैं गाता हूँ और लोग बहुत उसको पसंद भी करते हैं। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। मैं क्यों नहीं किसी की कुछ ये बकवास सहता क्यों नहीं हूँ, उस वो चीज है इस गाने में। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, जेना गरीब संगे करे इंसाफ हो, ये भैया रहिले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, नहीं बढ़ल कदम पिछू वाला। आपने देखा होगा कि जब कदम बढ़ गया तो फिर बढ़ गया। महाराष्ट्र में हमारे बिहार के लोगों को, भोजपुरी भाषियों को टारगेट कर रहे थे हम लोग, है किसी में दम तो निकाल के दिखाओ, हम यहीं बैठे हैं। हाँ, बोला था आपने, हाँ, कहा कि हटाओ दिखाओ, आ जाओ, ललकारा था आपने पूरा। क्योंकि भाई गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, गलत नहीं करेंगे पर गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो ए राजा हमको बनारस घुमा दो, बड़ा ए राजा हमके बनारस घुमाएदा, चल के गोदौलिया के पनवा खियाएदा, चल के गोदौलिया के पनवा खियाएदा, ए राजा हमके बनारस घुमाएदा। वो तो आज भी बज रहा है, आज भी लोग पसंद करते हैं। आपने जो 22 में चुनाव में यूपी में योगी जी पे जो गाना बनाया था, हाँ, हम लोग भी सुनते थे, जब बजता था तो मतलब पैर थिरक जाता था। वो आज भी बज रहा है, गजब का गाना। वैसा तो मतलब चुनाव में गाना ही नहीं बना, सच बताएं आपको। अब मुझे लगता है ना वो फिर देखिएगा 27 में भी बजेगा, क्योंकि वो एकदम बैठ रहा है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। 22 में तो आए ही, 27 में भी आएंगे, और यही गाना देखिएगा फिर बजेगा। अच्छा, यहाँ पे बिहार के लिए भी आपने कुछ गाया अभी चुनाव में? बिहार के लिए हमने गाया, हाँ। ओ रफ्तार रफ्तार, देखो बिहार की रफ्तार। हाँ। ओ फिर से जनता मांग रही है एनडीए सरकार। हाँ। रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार। तो हमने गाया, यहाँ भी गाया। हाँ। अच्छा, ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, पूछिए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ड्रीम गर्ल आम्रपाली दुबे। हाँ, आम्रपाली दुबे आई 2014 में, और 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी से उनका आगमन हुआ, और तब तक जैसे मैंने कहा ना, पहला दौर खत्म हुआ था, दूसरा दौर रवि किशन भैया ने शुरू किया, मनोज भैया ने बूम लाया, हम लोग आए, हम लोग काम करते करते 2014 के पहले फिर खत्म हो गया। फिर 2014 में आई निरहुआ हिंदुस्तानी, जिससे आई ड्रीम गर्ल, और उसने भोजपुरी सिनेमा में एक फिर बवंडर मचा दिया। अच्छा। और घर घर में जो लोग उसको देखना शुरू किए, 50-50 बार देखे, थिएटर में जाके देखे, 50 बार देखे। और जब हम थिएटर में गए, हम पूछे भैया हम तो बहुत फिल्म की है, आप लोग बोलते थे 5 बार देखनी भैया, 4 बार देखनी, 50 बार क्या देख रहे हो? तो बोले ये इनको देख रहे, ड्रीम गर्ल को। आम्रपाली दुबे को, आम्रपाली दुबे को देखने 50 बार आ रहे। अरे बाप रे बाप। तो ये जलवा है। एक बार थिएटर में पैसा लगा के 50 बार। 50 बार। और एक थिएटर में तो हम लोग गए थे, और थिएटर के मालिक ने कहा कि भैया एगो लड़का बा, तनी उससे मिल ला। तो हम बोले मिलवावा का मतलब, ओकर खासियत का बा? कहना ओकर खासियत ही बा कि 50 शो लगातार देख ले बा। 50 डेज पे हम लोग गए थे। 50 शो नहीं, वो बोला 50 दिन 400 देखा है वो। हम बोले अरे यार, तो इससे मिलना जरूरी है। मैं पूछा क्या देखता है रे? बोला इनको देखते हैं, आम्रपाली दुबे को। अच्छा, तो ये जलवा है आम्रपाली दुबे जी का। हाँ। पवन सिंह बोले हम पंडिताइन बोले नहीं उनके। हाँ, वो बोलते हैं। हाँ, पंडित जी, क्या पंडित जी। तो ये मतलब इतना तो क्रेज हमने हिंदी फिल्मों की हीरोइन का नहीं देखा, मतलब कोई 50-50 शो देखे नहीं। पहले हम लोग के टाइम था, जैसे हम इसी तरह के दीवाना थे करिश्मा कपूर के।
हम भी ऐसे ही 50 बार देखते थे करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी। अच्छा। और वही देख के हम बनाए थे निरहुआ हिंदुस्तानी। ओ हाँ, तो ऐसी दीवानगी हमारी भी थी। हाँ। अब वही दीवानगी आम्रपाली दुबे के लिए लोगों की हो गई। अच्छा, वाकई उन्होंने आके फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग आम्रपाली का क्रेज रहा। मतलब ऐसा क्रेज, निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू, निरहुआ रिक्शा वाला 2, जिगर, लाइन से ऐसी फिल्में आई, ब्लॉकबस्टर, पटना से पाकिस्तान, एक से एक फिल्में। और अब जब भोजपुरी सिनेमा को एक नया रूप मिल रहा है, उसमें भी उनका बड़ा योगदान है। आज वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में कर रही हैं, डोली, नैहर और विद्या, इस तरह की। तो वो फिल्में भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बाकी हीरोइन लोग भी कर रही हैं। सबका जो है योगदान है। गोरखपुर से चल के वो वहां पहुंच गई? नहीं, गोरखपुर तो उनके माता पिता का घर है, पर वो तो पैदा हुई हैं वहीं मुंबई में, पली बड़ी वहीं। वो भी पहले हिंदी करती थी। अच्छा। हिंदी सीरियल करती थी। वहां से हम लोग हिंदुस्तानी जब बना रहे थे, निरहुआ हिंदुस्तानी, तो हम लोग हीरोइन ढूंढ रहे थे। और बहुत ढूंढते ढूंढते और फिर हम लोगों ने इनको अप्रोच किया था। और सब हीरोइन लोग ना एक्चुअली मना कर देते थे, हमको नहीं करना है भोजपुरी। और उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि उसमें हमको जो पहले भोजपुरी फिल्में कर चुकी थी वो हीरोइन नहीं चाहिए थी। ऐसा चाहिए था कि एक ऐसी हीरोइन चाहिए जो गांव आए और ये पता रहे कि इसको लात मार के चली जाएगी, निरहुआ को छोड़ के जाएगी, इसके साथ रहेगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट था। और जिसको भी हम लोग अप्रोच करते थे सब मना कि नहीं भोजपुरी नहीं करना है। पर इन्होंने किया और फिर एक नया दौर शुरू हो गया। तो ये इंटरव्यू खत्म हो रहा है आपका और मेरे साथ एक ऐसा गाना गुनगुना दीजिए, उसके बाद से फिर जय हिंद कर दिया जाए। अब तो मैं तो आज के समय में जहां भी जा रहा हूं यही कह रहा हूं। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में हूं और आप पकड़ लिए हैं, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चलते चलते यही कहूंगा कि सीधे कमल का बटन दबाना है भैया, तीर का बटन दबाना है। जहाँ कमल है वहाँ कमल दबाइए, जहाँ तीर है वहाँ तीर दबाइए। एनडीए को ही जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। बिहार को हमने पहले भी देखा है, बिहार हम आज भी देख रहे हैं। एनडीए सरकार में बिहार ने जो तरक्की की है, जिस तरह से आज बिहार चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये रफ्तार रुकने नहीं देना है। और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है और इसी के लिए हम भी बिहार आए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए, 25 से 30, फिर से नीतीश। और निरहुआ को देखना है और सुनना है। निरहुआ तो हमेशा आपके साथ है, आपको गाने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए तो हमेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।